नशा एक ऐसी जंजीर है जो इंसान को धीरे धीरे कर अंदर से तोड़ देती है, लेकिन हर जंजीर ऐसी होती है कि उसे तोड़ा जा सकता है। स्वागत है आपका डिजिटल मेडिकल पॉडकास्ट में। मैं हूं आकाश और आज हमारे साथ हैं सिरसा के जाने माने न्यूरोसाइकेट्रिस्ट डॉक्टर पंकज शर्मा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट। थैंक यू। आज डॉक्टर शर्मा हमें बताएंगे कि नशा छोड़ना क्यों जरूरी है, ये कैसे संभव है और इसमें समाज की क्या भूमिका है। तो आइए शुरू करते हैं आज की हमारी खास बातचीत। डॉक्टर शर्मा, सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि लोग नशे की तरफ आकर्षित होते ही क्यों हैं। देखिए आकाश, जैसा आपने परिचय में बताया कि एक जंजीर की तरह नशा है जी, पर यहाँ समझने की बात यह है कि जितना इस जंजीर ने हमें बांधा हुआ है उतना ही हमने खुद को भी इस जंजीर के साथ बांधा हुआ है। जी, तो नशा एक ऐसी प्रवृत्ति है। नशा बेसिकली अगर आप समझें तो किसी चीज़ का नाम नहीं है, वो किसी पदार्थ का नाम नहीं है, किसी फ़ोन का नाम नहीं है, वो एक मानसिक स्थिति का नाम है। ठीक है। एक ऐसी मानसिक स्थिति जहाँ पे आप अपनी इच्छाओं के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। जी, आप उनको अपने हिसाब से नहीं चला पाते, इच्छाएं आपको अपने हिसाब से चलाना शुरू कर देती हैं। जी, एक लाइन के बाद आप जान जाते हो कि ये आपके लिए नुकसानदायक है, फिर भी रुकना आपके लिए संभव नहीं होता। ठीक है सर। तो आप मानिए कि इसका जितना प्रभाव आपकी मानसिक स्वास्थ्य पे है उतना ही शारीरिक स्वास्थ्य पे है, और उसका कम्युलेटिव इफेक्ट आपकी फैमिली, समाज, सभी के लिए काफ़ी खतरनाक है। और जो आज का यूथ है उसकी जो चैलेंजेस हैं उसमें सबसे बड़ा चैलेंज मैं इसी नशे की अवस्था को मानता हूँ। अगेन, क्योंकि वो सिर्फ एक पदार्थ नहीं है। अगर वो अपने फ़ोन के प्रति बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, या मान लीजिए कि वो किसी खास तरह की एक्टिविटीज़ को लेकर ऑब्सेस्ड है, तो सारी चीज़ें उसकी लाइफ क्वालिटी को काफ़ी ज़्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही हैं। सो अगर हम अपनी ज़िंदगी के सही मकसद तक जाना चाहते थे, इसकी पूरी सार्थकता को जीना चाहते हैं, तो नशे से दूर रहना, यानी किसी भी तरह की मानसिक गुलामी से दूर रहना, वो सबसे पहली आवश्यकता है। ठीक है सर। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा, नशा दिमाग और शरीर पर किस तरह का असर डालता है? जी, देखिए, नशे का जो असर है शरीर और दिमाग पर, इसे हम मुख्यतः दो भागों में समझ सकते हैं। एक तो वो वाला प्रभाव जो कि आप नोटिस कर पाएंगे, जो कि बहुत जल्दी आपको नजर आ जाएगा, और कुछ ऐसे प्रभाव हैं जो आप बहुत समय तक नोटिस नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर आप शराब की बात करें, तो अगर कोई व्यक्ति अधिक मात्रा में शराब का सेवन शुरू कर देता है तो उसके लिवर खराब होने के लक्षण, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम के, उसके रीनल सिस्टम के खराब होने के लक्षण बहुत जल्दी नजर आने शुरू हो जाते हैं। परंतु उसी व्यक्ति की सोचने की प्रक्रिया में एक पूर्ण रूप से एक फर्क आने लगता है। वो नॉर्मल से ज़्यादा चिड़चिड़ा रहने लगता है, उसके सही फैसले करने की परिस्थिति खत्म हो जाती है ना। अगर आप अखबारों में पढ़ते हैं कि अपने नशे के पैसे के लिए किसी नशेड़ी व्यक्ति ने परिवार के किसी सदस्य की हत्या तक कर दी, तो एक बेरहम बाप ने नशे के लिए अपने पूरे परिवार को मार डाला। क्या है इस खौफनाक साजिश के पीछे का सच? ये परिस्थिति एकदम से उत्पन्न नहीं होती, ये धीरे धीरे उसके स्वभाव में तब्दीली आ रही होती है, जिसे ना तो वो स्वयं समझ पाता है, ना ही उसके पास के व्यक्ति समझ पाते हैं। तो जो आप अक्सर पोस्टर्स पे लिखे हुए दुष्प्रभाव पढ़ते हो नशे के, वो वही दुष्प्रभाव होते हैं जो कि आप आसानी से समझ सकते हो, है ना। जिसमें अगर आप माने तो शरीर के आप सर से शुरू करें पैर तक, हर अंग को नशा जो है वो एक स्लो पॉइजन की तरह अफेक्ट करता है। एक बहुत कॉमन जो भ्रांति लोगों में होती है ना, कि मैं अगर नशे की मात्रा को लिमिटेड और कंट्रोल कर लूँ तो शायद मुझे नुकसान नहीं होंगे। तो ये एक तरह का समझ लीजिए स्वयं को बेवकूफ़ बनाने वाली बात होती है, एक सेल्फ हिप्नोसिस की स्टेट होती है। और अक्सर इसी चीज़ का फ़ायदा जो नशा बेचने वाले लोग हैं वो भी करते हैं। अगर आप देखें तो जो हेरोइन, कोकेन जैसी चीज़ों को आज के यूथ में प्रोपेल कर रहे हैं, वो एक तरह से इनडायरेक्टली इसी मैसेज के साथ कर रहे हैं कि ये पार्टी ड्रग्स हैं। अगर आप पार्टी के टाइम पे ले रहे हैं तो ये कोई नुकसान नहीं करेंगे। और अगर आप गौर करें तो पार्टी ड्रग जैसी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। अ ड्रग इज अ ड्रग, वेदर पार्टी और नॉट अ पार्टी, अ ड्रग इज अ ड्रग। सो इम्पैक्ट्स जो हैं, अगर हम इसको बिल्कुल सिंपल चीज़ से समझें तो स्किन की कंडीशन खराब होने से लेकर के लिवर के कैंसर तक, या जैसे अल्कोहल की हम बात करें तो अल्कोहल से माउथ से लेके ईसोफेगस जो खाने की नली है, उससे लेके पेट, लिवर, आंत के कैंसर तक की स्थिति पैदा हो सकती है। और ये चीज़ें बहुत तेज़ी से भी हो सकती हैं। ये डिपेंड करता है कि कितनी मात्रा व्यक्ति ले रहा है, उसकी वैसे स्वास्थ्य कैसा है। इसके बिसाइड्स जो उसकी मानसिक स्थिति है वो तो लगातार खराब होती चली जाती है। उसका कॉन्फिडेंस सबसे पहले हिट होता है। बहुत पहले उसे लगने लगता है कि भाई मैं इस नशे के बिना नॉर्मल इंसान की तरह फंक्शन नहीं कर सकता। खासतौर पे हेरोइन जैसे जो स्ट्रॉन्ग नशे हैं, अगर आप उसके आदी व्यक्ति से बात करें ना, तो आपको एक कॉमन उनका वर्बैटिम मिलेगा कि पहले 6 महीने में नशा कर रहा था किसी खास तरह की मेंटल स्टेट को अचीव करने के लिए, और उसके बाद से मैं नशा कर रहा हूँ सिर्फ नॉर्मल बने रहने के लिए।
तो उसमें उस स्टेट को अचीव करना तो बहुत पीछे छूट गया। अब उसके मियर नॉर्मल ह्यूमन फंक्शनिंग के लिए उसको उस ड्रग की जरूरत पड़ जाती है, तो उसके साथ उसकी आर्थिक स्थिति नीचे चली जाती है, पारिवारिक स्थिति खत्म हो जाती है, और अंततः व्यक्ति एक अकेली, बिल्कुल असहाय और जहाँ वो समाज से कटी हुई बहुत है उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। ठीक है सर, भारत में नशा करने वालों की स्थिति पर कोई ताज़ा आंकड़े आप हमारे श्रोताओं के साथ शेयर करना चाहेंगे? देखिए, इसमें मेरी बड़ी स्पष्ट राय है कि जो आंकड़े होते हैं ना, वो अक्सर हमें भ्रमित कर देते हैं। आपने एक बड़ी फेमस कहावत सुनी होगी कि 1 डेथ इज अ डेथ एंड 1000 डेथ इज अ नंबर। जी। तो अगर आप देश के नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के आंकड़े देखें या आप जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े हैं, तो इन आंकड़ों को भी हम पूर्णतः सही नहीं मान पाएंगे, क्योंकि ये सारे आंकड़े जो भी ऐसे कुछ मुद्दे होते हैं जिसमें समाज खुल के सामने नहीं आना चाहता, जैसे आत्महत्या हो गई या नशा हो गया, वहाँ सीधे सर्वेस करना मुश्किल होता है। तो ये आंकड़े जो मैं आपसे शेयर करता हूँ या आप वेबसाइट्स पे देख सकते हैं, ये आंकड़े भी सिर्फ उन्हीं अनुमानों पर आधारित हैं जो व्यक्ति किसी ना किसी तरह की मदद लेने के लिए सिस्टम के टच में आए। जी। पर आप ये मानिए कि अगर एक व्यक्ति सिस्टम के टच में आ रहा है ना, तो उसके पीछे 50 लोग ऐसे होंगे जो नशा कर रहे हैं परंतु किसी तरह की मदद नहीं ले पा रहे। मतलब जो रिकॉर्डेड डाटा है हमारे जी नहीं होंगे ना। तो उस हिसाब से अगर देखें तो करीबन 1.5 से 2 करोड़ 2.5 करोड़ तक जो टोटल ड्रग डिपेंडेंस पेशेंट्स हैं, वो हमारा क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो और जो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो है वो हाईलाइट करता है, जिसमें स्टेट्स वाइज देखा जाए तो अलग अलग नशों का प्रेवलेंस आता है। जैसे पंजाब में कुछ समय पहले तक शराब का प्रेवलेंस ज़्यादा था, उसके बाद से अफीम और उसके ऊपर बने जो सिंथेटिक नशे हैं, हेरोइन, चिट्टा वगैरह, उसका प्रेवलेंस लेटेस्ट देखा जाए तो मेडिकल नशे जिसे कहा जाता है, उसका प्रेवलेंस ज़्यादा है। और हरियाणा में भी जो ट्रेंड है वो अल्कोहल से शिफ्ट होकर मेडिकल नशे और हेरोइन की तरफ जा रहा है। साउथ ऑफ इंडिया में जो ट्रेंड है वो अभी भी अल्कोहल और कैनाबिस का ट्रेंड साउथ ऑफ इंडिया में काफी ज्यादा है। ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में कैनाबिस नंबर 1 ड्रग चलती है। तो ये किसी जगह के लोकल कल्चर के हिसाब से, वहाँ के ट्रेडिशनल और जो लोगों की समझिए कि जैसे हमारे एरिया में देखें तो लोग ट्रेडिशनली खेती बाड़ी से जुड़े हुए लोग हैं। तो पुराने समय से एक मान्यता रही थी कि जब फसल की कटाई बिजाई का सीजन है तो अफीम का थोड़ा बहुत सेवन करना इस इलाके में वो थोड़ा नॉर्मल माना जाता था। अब वही चीज़ धीरे धीरे बिगड़ के अपने असली रूप से बाहर आ गई। तो इसी तरह नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखें तो कैनाबिस को स्मोक करना उनके पार्टी कल्चर का, उनके पुराने सिस्टम का एक हिस्सा रहा, और वो अब थोड़ा अपने मूलभूत रूप से बदल चुका है। तो आंकड़े अगर हम देखें, अगर हम इस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात करें तो यहाँ हम अप्रॉक्सीमेटली 25 से 30 हज़ार लोगों का पर ईयर ट्रीटमेंट करते हैं सारी ड्रग डिपेंडेंस को मिला के। परंतु अगर ओवरऑल लोग देखे जाएं जो कि ड्रग से प्रभावित होंगे, उनकी संख्या इससे कम से कम 10 गुना होगी। तो आंकड़े, मेरी इसलिए गुजारिश रहती है कि जब भी हम कोई प्लानिंग करते हैं, अगर हम सिर्फ आंकड़ों को बेस पे करते हैं तो हमारा जो प्लानिंग है वो बहुत छोटा पड़ जाता है असली समस्या के सामने। सो इसकी समस्या के एक्सटेंट को समझने के लिए आंकड़ों के बिसाइड जाकर जो व्यक्ति से प्रभावित है उनके अनुभवों के ऊपर जाके हमें आगे की प्लानिंग्स करनी चाहिए। लेकिन ओवरऑल अगर बात माने, मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूँ जो आपको चौंका देगा। पंजाब गवर्नमेंट ने OST सेंटर्स होते हैं जहाँ पे डेली बेसिस पे दवाई दी जाती है, तो पंजाब में उन्हें ओट सेंटर्स कहा जाता है। तो ओट और OST, ओट पंजाब गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, OST जो है वो WHO के थ्रू फंडेड है। तो उन दोनों की जो क्यूमुलेटिव फिगर है, जहाँ से बच्चे जो है हेरोइन या ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ओपिएट नशों के लिए दवाई लेते हैं, वो संख्या करीबन कुछ समय पहले तक, अगर मैं सही याद कर पा रहा हूँ, तो 1.5 से 2 लाख के बीच थी। अब आप देखिए कि 1.5 से 2 लाख सिर्फ यूथ की बात हो रही है। तो ओवरऑल आप पंजाब की पॉपुलेशन देखिए 2-2.5 करोड़ की, उसमें से आप बुजुर्ग निकाल दीजिए, छोटे बच्चे निकाल दीजिए, फिर कुछ महिलाओं की कुछ हद तक संख्या निकाल दीजिए, तो बचे हुए जो यूथ है उनमें से अगर 2.5 लाख के करीब लोग सिर्फ गवर्नमेंट के डाटा में ही रजिस्टर्ड हैं, तो प्रैक्टिकलिटी में कितने होंगे, कहाँ होगा वो फिगर जो है उसका अनुमान नहीं लगा, मतलब प्रॉपरली नहीं लगाया जी। तो अभी क्योंकि ना देखिए इस समस्या का सही रूप जानने के लिए ना समाज को खुल के आगे आके बातें करनी होगी। जैसे सेक्स एजुकेशन को लेके हमने एक समस्या फेस की थी कि लोग उसको लेके आगे नहीं आना चाहते। इसी तरह मैंने आपको कहा कि जैसे सुसाइड का इशू है, उस पर लोग आसानी से बात नहीं करना चाहते, तो ड्रग्स पे भी लोग नहीं करना चाहते। जब आप डायरेक्ट सर्वेस करते हैं तो कोई नहीं चाहता कि बाहर आके वो बताए कि जी मेरे घर में मेरा बच्चा नशा ले रहा है। तो हम जब इनडायरेक्ट सोर्सेज से डाटा लेते हैं, हॉस्पिटल से लेते हैं या किसी जेल से लेते हैं या पुलिस रिकॉर्ड से लेते हैं, कई बार वो डाटा ओवरलैपिंग होता है और कई बार वो डाटा प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं होता। सो अगर हमें सही डाटा गैदर करना है तो पहले सोसाइटी को मेंटली प्रिपेयर करना होगा कि वो
क्वेश्चंस को ना सिर्फ आंसर करे बल्कि अपनी तरफ से भी 2 सवाल खड़े करे। जी। तो उस मन स्थिति तक पहुंचने से पहले किसी भी फिगर को मैं फाइनल फिगर नहीं मान सकता। ठीक है जी, ठीक है सर। सर इसी से जुड़ा एक और सवाल, नशा करने वालों की संख्या में सबसे ज़्यादा कौन सी उम्र के लोग होते हैं? देखिए, इसमें मेरा अनुभव जो है वो लगातार पिछले 10-15 सालों से बदलता जा रहा है। जी। जब हमने साइकेट्री की पढ़ाई की थी तो अक्सर हम देखते थे कि जो किताबें कहती थी कि 25 से 30 साल का जो युवा वर्ग होता है वो नशे की तरफ जल्दी झुकता है। जी। उसका कारण हुआ करता था कि उनके पास अपना कमाया हुआ कुछ पैसा था, कुछ फ्रीडम होती थी और अक्सर उस उम्र में व्यक्ति अपने माँ बाप से थोड़ा अलग रहना शुरू करता है। परंतु अब अगर देखा जाए तो ये जो फिगर्स हैं ये बहुत प्रीसीड कर गई, बहुत पहले आ गई हैं। एक साइकेट्री में हम टर्म का इस्तेमाल करते हैं गेटवे टू ड्रग, यानी सबसे पहली बार व्यक्ति कब नशे की तरफ जाता है। तो ये जो एज है ये 25-30 से नीचे आकर ये करीबन 15-16-18 तक आ गई। तो जो स्टार्टिंग ऑफ द ड्रग होती जा रही है वो बहुत जल्दी हो रही है। जी। और इसमें एक समझने की ज़रूरत है कि हम एक बहुत बड़ी गलत फहमी में शायद जी रहे हैं कि ड्रग्स जो हैं ये एक पैसिव प्रॉब्लम है, यानी ये अपने आप से फैल रही हैं। परंतु ऐसा नहीं है। ड्रग्स को फैलाने के लिए एक प्रॉपर एक्टिव मैकेनिज्म काम करता है। जी। ठीक है, आप देखिए जो लोग ड्रग्स को बेचते हैं वो पूरे साइंटिफिक मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं ड्रग्स को परकुलेट और आगे प्रोपेल करने के लिए। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मैंने पहले बताया कि इस एरिया में अफीम एक ट्रेडिशनली कॉमन नशा था। जी। तो जो गाँव के लोग हैं जो खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं उनके अंदर अफीम को लेके एक काइंड ऑफ पॉजिटिव इमेज थी। तो जब हेरोइन को मार्केट में लाया गया तो जो उन्होंने एक स्ट्रेटजी पुश करी कि गांव के लोगों को उन्होंने कहना शुरू किया कि ये चिट्टी अफीम है, इट इज़ अ वाइट ओपियम। उनके नॉर्मल के साथ उसको रिलेट करना शुरू कर दिया गया। अब चिट्टी चीज़ को लेके, वाइट चीज़ को लेके हिंदुस्तानियों का ऑब्सेशन हम सब जानते हैं। एंड चिट्टे शब्द का इस्तेमाल अक्सर हमारी टर्मिनोलॉजी में हम प्योर और सैक्रेड चीज़ों के लिए करते हैं। तो वो एक साइकी के साथ खिलवाड़ करके ना वो चीज़ उस तरह पुश कर दी गई। जी। तो बहुत आसानी से वो चीज़ कैप्चर होगी। अगर आप देखो कि जो व्यक्ति गांव में 60-70 साल का आदमी पोस्ट ले रहा था या अफीम ले रहा था, इतना आसान नहीं था उसको हेरोइन की तरफ ले जाना। जी। जो कि वैसे भी महंगी थी और थोड़ा बहुत उसने सुन भी रखा था कि नशा ज़्यादा खतरनाक है, परंतु इस तरह से उन्होंने उस चीज़ का तोड़ निकाला। सो ये जो बहुत छोटी एज का हमारा यूथ है ये अब उन लोगों के एक्टिव निशाने पे है जो कि ड्रग्स को आगे सर्कुलेट करना चाहते हैं। उसके कई सारे कारण हैं। सबसे बड़ा कारण ये है कि जो बच्चा अभी 12-13 साल का है ना, उसके अंदर एक नेचुरल क्यूरियोसिटी होती है, वो चीज़ों को जानना समझना चाहता है। और जब वो देखता है कि उसकी उम्र से बड़े बच्चे कुछ खास चीज़ कर रहे हैं तो उसका झुकाव होता है उस चीज़ की तरफ। जो एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री होती है ना, अगर आप उसे देखें ध्यान से तो उनका टारगेट भी यही पॉपुलेशन होती है। क्योंकि इस पॉपुलेशन में अगर इस एज में आपने कोई आइडिया इम्प्लांट कर दिया किसी के दिमाग में तो वो आइडिया बहुत देर तक रहेगा। क्यूरियोसिटी ज़्यादा है। आपको मैं एक बड़ी बेसिक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मैगी की बात करें जी, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके मोहल्ले में मैगी कैसे बिक रही है तो आपका जवाब होगा जो कन्फेक्शनरी शॉप है वहाँ से बिक रही है। पर अगर ध्यान से देखिए आप तो वो कन्फेक्शनरी शॉप मैगी को सेल नहीं कर रहा है, वो सिर्फ मैगी को प्रोवाइड कर रहा है। मैगी को सेल किया जा रहा है उसके एक एडवर्टाइजमेंट कैंपेन के थ्रू, जिस कैंपेन के थ्रू ये बच्चे के दिमाग में बिठाया जा रहा है कि भाई ये एक अच्छी चीज़ है। और पेरेंट्स के लिए भी हो जाता है कि चलो बच्चे का कंफर्ट फूड है, बच्चा कुछ ना खाने से तो ये खा लेता है। तो जब पेरेंट्स और बच्चे दोनों कन्विंस हो जाते हैं ना, तब वो जाते हैं आपके किराना शॉप के पास और फिर उसे मैगी रखनी पड़ती है। तो जो सेलिंग हो रही है वो किराना शॉप से नहीं हो रही है। इसी तरह जो ड्रग्स की तरफ यूथ बेंड कर रहा है ना, वो सड़क पे या गली में खड़ा पेडलर नहीं कर रहा है जी, वो हो रहा है जो पूरा का पूरा एक सोशल मीडिया और जो नई नई चीज़ें हमारा बच्चा जिसको एक्सपोज हो रहा है, जिसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है, उसके थ्रू हो रहा है जी। अगर आप देखिए जिस तरह का ऑडियो विजुअल कंटेंट पिछले कुछ सालों में रहा है, अगर छोटा बच्चा 4 बोतल वोदका पे नाच रहा है तो बड़ा होने के बाद 4 पैक वोदका को एबनॉर्मल नहीं मानेगा, मुश्किल हो जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल चीज़ हो जाएगी। जब आपने खुद तब तालियां बजाई थी तो अब तो वो आपसे पूछेगा कि अब तो 4 ही गिलास की बात हो रही है। तो जो सेलिंग हो रही है ना, वो एक अलग प्रोपेगेंडा के थ्रू हो रही है। एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे अभी हमने देखा कि अफीम के बाद चिट्टे का जो नशा था वो वाइट तेजी से स्प्रेड हुआ, और मैं जैसे आपको कह रहा हूँ कि उसके पीछे एक प्रॉपर थॉट प्रोसेस काम करती है। और अब वही चिट्टे के नशे के साथ जो कंपटीशन है वो मेडिकल नशे का। तो मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल से बताता हूँ। एक 12 साल का बच्चा हमारे पास एडमिटेड था और वो काफ़ी हैवी मात्रा में नशा लेता था। तो इसी रूम में मैं सामने उसको बिठा के जब काउंसिल कर रहा था, मैंने पूछा उससे कि बेटा तुम ये मेडिकल नशा कैसे तुमने लेना शुरू कर दिया? वो कहता सर मैं किसी रेडी के ऊपर बर्तन धोने का काम करता था।
थक जाता था, शाम को जब घर जाता था तो गांव जहाँ मेरा था वहाँ एक छोटा सा मेडिकल था। अक्सर जो भी मजदूर लोग वहाँ से गुजरते थे जाते हुए दर्द की गोली, नींद की गोली वहाँ से लेके जाते। तो मैंने भी उससे मांगी, मुझे भी तकलीफ रहती थी, तो उसने मुझे पहले शुरू में सिंपल दर्द की गोलियाँ दी। एक दिन क्या था, मैंने उसी शॉप पर किसी बंदे को कोई और गोली लेते देखा, तो मैंने उससे पूछा कि ये क्या है। उसने कहा कि ये ज़्यादा पावर वाली गोली है। तो मैंने कहा मुझे भी दे दे। उसने दे दी और कहते मैंने खाई तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे को लगा कि मेरी बॉडी ज़्यादा अच्छा काम कर रही है। तो वो कहता मैंने फिर 1 से 2 कर दी, 2 से 4, और 2-4 महीने में मैं 6 पूरा पत्ता खाने लग गया। और जब पत्ता खाने लग गया तो मुझे दिखने लग गया कि मैं तो फंस गया, मेरी हालत ख़राब होने लगी, एडिक्शन के फेज में वो आ चुका। तो कहता मैंने जाके जब दोबारा उससे पूछा दुकान वाले से, तो उसने मुझे कहा कि बेटा तू क्या टेंशन ले रहा है, ये तो दवाई है, दवाई क्या कर लेगी ज़्यादा से ज़्यादा, ये देखिए पत्ता तेरे सामने, इसके ऊपर कहाँ लिखा है कि ये कोई नशा है ऐसा। मतलब शराब की बोतल होती है नशे की, उसके ऊपर लिखा रहता है कि शराब पीना हानिकारक, बता इस पर कहाँ लिखा है। अब वो 12 साल का बच्चा जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, वो बड़ी इजीली कन्विंस हो गया। तो उसने कहा कि ज़्यादा इससे क्या ही दिक्कत हो जाएगी, ये दवाई है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या तेरे को शायद इसने गर्मी कर दी होगी, तो 2 गोली बीकासोल की और एक तेजाब की साथ खा लिया कर। तो उसने 2 गोली और बेच दी उसको। अब आप देखिए कि ये जो जिस तरह से ये चीज़ प्रोपेल की जा रही है ना, ये एक खास आपकी माइंडसेट को तैयार किया जा रहा है। चलो कुल मिला के बस बात तो वही है ना कि वो अपनी गोलियां नहीं बेच रहे, हाँ। वो अगले की साइकोलॉजी के साथ खेल रहे हैं। बिल्कुल खेल रहा है वो। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि ये जो बंदा किसी गांव में दुकान लगा के बेच रहा है या सड़क पे कोई पैडल कर रहा है, वो नशा नहीं बेच रहा है, वो नशा प्रोवाइड करा रहा है। नशा बिक रहा है नशा करने की एक ज़रूरत को पैदा करने के कारण। अब अगर उसको वाइडल साइकोलॉजिकल पॉइंट में आप देखें तो जो आज का यूथ है उसका जो लाइफस्टाइल है ना, वो है कि भाई पार्टी करना उनका एक तरह से समझ लीजिए उनकी नेसेसिटी है। उन्हें लगता है वो नहीं कर रहे हैं तो लाइफ सही डायरेक्शन में नहीं जा रही, बाकियों से पिछड़ चुके हाँ हैं। पिछड़ चुके हैं, वो जो उसको फियर ऑफ मिसिंग आउट कहा जाता है। अब पार्टी के भी फिर जो डायमेंशंस हैं वो बहुत बदल चुके हैं, है ना। तो उनके अंदर एक चीज़ बिठाती जा रही है। जितना आप देखें, अगर आप पिछले 15 साल की मूवीज़ देखें, तकरीबन हर दूसरी मूवी के अंदर आपको हेरोइन या कोकेन लेते हुए किसी व्यक्ति का सीन नजर आएगा, ठीक है। अब आप गौर कीजिएगा, जब आप किसी ऐसी मूवी में ऐसा कोई सीन देखते हैं तो उसके नीचे क्या लिख के आता है कि कंजप्शन ऑफ ड्रग्स इज इंजूरियस टू हेल्थ। अब जब वो स्मोकिंग का सीन आता है तब भी यही लिख के आता है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। एंड जब अल्कोहल का सीन आता है तो भी ये लिख के आता है। अब गौर करें तो देखिए कि वो क्या हो रहा है सबकॉन्शियसली, कि जो ड्रग है उसको, अल्कोहल को और स्मोकिंग को एक ही जगह रखा जा रहा है। जैसे धीरे धीरे समाज ने अल्कोहल और स्मोकिंग को एक्सेप्ट कर लिया जी, कि ठीक है भाई, अगर कोई करता है स्मोकिंग या ड्रिंकिंग तो दूसरा बंदा कहता है ठीक है तेरा पर्सनल मैटर है, मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा। लेकिन अभी तक सोसाइटी ड्रग्स को लेके ऐसे नहीं सोचती। अभी अगर कोई आपका साथी है, जानकार है और ड्रग्स ले रहा है तो यू फील कि मेरी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं इसे समझाऊं। पर ये चीज़ अगर कंसिस्टेंट होगी तो धीरे धीरे सोसाइटी ड्रग्स को भी वैसे ही एक्सेप्ट कर लेगी जैसे अल्कोहल को कर चुकी है जी। और इससे अभी रिसेंटली पंजाब में एक ऐसा स्टडी हुआ उनका, दे फाउंड कि जो वहाँ का यूथ है वो हेरोइन के कभी कभी इस्तेमाल को अब वैसे ही देखने लगा है जब जैसे 20 साल पहले अल्कोहल के कभी कभी इस्तेमाल को देखा जाता था, जैसे हमारे यहाँ चिट्टे को देखा जाता जी। था। तो अब आप मानिए कि अगर ये एक सोशल एक्सेप्टेंस क्रिएट हो गई, एक मॉरल एक्सेप्टेंस क्रिएट हो गई, तो नशे को छुड़वाने की तो फिर आप समझिए कोई कोशिश ही नहीं करेगा जी, छोड़ने की भी कोई कोशिश नहीं करेगा। सो किस एज में अब ये सब हो रहा है ना, तो जो नशा बेचना चाहते हैं वो चाहते हैं कि एट द अर्लीस्ट आपको पकड़ लें। तो कोशिश इस तरह से की जा रही है कि जो स्कूल ड्रॉप आउट चिल्ड्रंस होते हैं उन्हें टारगेट आसानी से किया जा सकता है, या जो बच्चा अभी नया नया 10वीं 11वीं में निकला है घर से, जिसके पास स्कूटी है, 100 रुपीज़ का पॉकेट मनी है, देन ही इज़ अ वेरी ईजी टारगेट। हेरोइन का अगर आप एक देखें ना, तो हेरोइन का रेट आज से करीबन 20 साल पहले 5 से 6 हज़ार रुपये ग्राम हुआ करता था जी, जो कि आज की डेट में 2000 से नीचे है जी। अब पहले क्या था कि जब रेट इतना ज़्यादा था, आज से 20 साल पहले 6000 रुपये ग्राम का मतलब आप मानिए कि मोटा मोटी एक डोज की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये हर बंदे के डोमेन में नहीं था। तो इट वॉज लिमिटेड टू अ वेरी स्पेसिफिक हाई अपर एंड सोसाइटी। बट बाद में क्या हुआ पिछले कुछ सालों से कि 1 ग्राम की जो डोज है उसको इन्होंने, नशा बेचने वालों ने उसको छोटी छोटी डोजेज में तोड़ दिया जी, तो उसके 10 हिस्से कर दिए। अब आप मानिए कि 2000 रुपये ग्राम के अगर 10 हिस्से हो जाएंगे तो एक डोज 200 रुपये में प्रोवाइड कर देंगे। तो 200 रुपये का जब उसका मार्केट प्राइस बन जाता है ना, तो अब जो एक लेबर क्लास का व्यक्ति है जो रोज कमा के खाने वाला आदमी है, वो अगर 500 रुपये की दिहाड़ी कमा रहा है, उसने सोचा होता है कि मैं 150 या 200 रुपये की शराब पी के जाऊंगा, अब उसको उसी के रेट के बराबर में एक दूसरा विकल्प मिल रहा है जी। और अगेन आप देखिए मार्केटिंग कैसे की जा रही है कि भाई इसकी तो कोई स्मेल भी नहीं है,
तुम इसे लेके जाओगे तुम्हारी वाइफ को भी नहीं पता लगना, है ना। और फिर उसको साइकोलॉजिकली बताया जाता है कि भाई ये देख इतनी बड़ी बोतल है और ये तो कितना इतना सा है, ये क्या कर देगा, ये क्या करेगा, है ना। एंड देन एक बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि एक बड़ा मिथ इसके साथ रिलेटेड है कि ये जो नशे हैं ये आपकी सेक्सुअल एक्सपीरियंस को बढ़ा देते हैं, जो कि एग्जैक्टली उल्टा है इससे। परंतु ये सारी चीज़ों के कारण फिर जो डेली वेजर बंदा है ना वो इस ट्रैप में आ जाता है जी। और जब वो ट्रैप में आ जाता है ना फिर ये एक मासेस का प्रॉब्लम बन जाता है। तो जैसे हमारे जैसा एक जो पब्लिक हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो फिर बहुत प्रेशर में आ जाता है जी। क्योंकि अपरेंट सोसाइटी जो है वो बहुत थोड़े लोग हैं, फिर उनके पास अपना रिसोर्स भी है, वो उसको मैनेजमेंट करने की अपने लेवल पे कोशिश कर सकते हैं। बट जो बंदा जितना कमा रहा है उतना नशे में लगा रहा है जब, तो वो पूरा परिवार को ख़त्म कर लेता है एंड वो उसके पास ऑप्शन भी नहीं बचती ट्रीटमेंट की। अब हमारे पास बहुत जो मानिए कि गरीब जो लोग हैं वो नशे के इलाज के लिए आते हैं, उनकी सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जब उन्हें हमने दाखिल रखा है वो ठीक हो रहे हैं, पर अगर वो 5-6 दिन दाखिल हो गए हैं उसके बाद उनके घर में रोटी खत्म हो जाती है। यहाँ सारी सुविधाएं उनके लिए फ्री हैं पर घर पे तो खाना बनना है, कमाने वाला हुआ है, तो व्यक्ति अपना ट्रीटमेंट ही पूरा नहीं कर पाता। तो इसलिए ना जो आपका सवाल था कि किस एज में जो हो रहा है, तो ये बड़ा ही अब डिस्टॉर्टेड इशू हो गया है। जो आप मानिए कि थोड़ा सा आप मानते हैं कि मैच्योर एज है 40-45 साल की, जहां आप उम्मीद करते हैं कि अब ये व्यक्ति अगर अभी तक बचा हुआ है तो शायद आगे गलत दिशा में ना आ जाए, अब वो लोग भी ट्रैप में आ रहे हैं इस इकोनॉमिकल प्रोपेगेंडा के कारण कि वही आदमी जो 45 साल का आदमी जो 100 रुपये का क्वार्टर या हाफ इसकी पी रहा था, वो अब ट्राई करने के लिए एक 200 रुपये की चीज़ ट्राई कर बैठता है और फिर ट्रैप में आ जाता है। और जो छोटा बच्चा है वो लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण आ रहा है। तो दोनों एंड से देखा जाए तो चीज़ें स्क्वीज हो रही हैं, इट्स अ कैंडल्स बर्निंग बोथ द एंड्स। ठीक है सर, समाज के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, क्या पारिवारिक माहौल और दोस्तों का दबाव नशा करने की आदत की बड़ी भूमिका निभाता है? जी, ये बिल्कुल सही बात है आपकी। जो बच्चे का पहला लर्निंग है ना वो उसके परिवार से ही होता है जी। एक आप देखिए कि मेरी समझ में एक बच्चे के लिए 2 तरह के रोल मॉडल्स होते हैं। एक होता है डिस्टेंट रोल मॉडल, जिस मान लीजिए महात्मा गांधी हैं, भगत सिंह है, गुरु गोविंद सिंह है, ये डिस्टेंट रोल मॉडल्स हैं जिनसे बच्चा ये समझता है कि कैसा बनना है। फिर एक करीबी रोल मॉडल होता है, उसके फादर मदर भाई बहन, जो सिखाते हैं कि कैसे बनना है जी, उस स्टेटस तक जाना कैसे है। तो वो जर्नी परिवार जो है वो बच्चे के हाथ पकड़ के कराता है। और अनफॉर्चुनेटली अगर हम देखें तो जब से डिजिटल टेक्नोलॉजी वगैरह आई है, परिवारों में जो आपसी बॉन्डिंग है वो बहुत कम हो गई है। जो समय पेरेंट्स बच्चे के साथ बिताते हैं वो काफ़ी कम हो गया है। हर बंदा जो है इंडिविजुअल प्राइवेसी को ज़्यादा वैल्यू करने लगा है। इसका आउटकम ये रहता है कि जिस एज में बच्चे का बड़ा स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड पेरेंट्स के साथ होना चाहिए वो उतना बन नहीं पाता। एक बड़ी तकलीफदायक बात होती है जब हम देखते हैं कि पेरेंट्स आके हमें कहते हैं कि सर हमें गली के किराने वाले ने बताया कि आपका बच्चा नशा कर रहा है, या वो गली के एंड में वो जो नाई की दुकान है उसने बताया। अब आप सोचिए कि जिस बच्चे को आपने जन्म दिया, जो जब बोलना नहीं जानता था आप उसकी बात समझ लेते थे, आज वो बच्चा, उसके घर आने जाने का समय बदल गया, उसके दोस्तों का लहजा बदल गया, उसका पैसा खर्चा करने का तरीका बदल गया और आप देख ही नहीं पा रहे। वो जानने के लिए आपको आपके गली के एंड में किसी दुकान वाले से जाना पड़ रहा है। तो ये पेरेंटिंग का फेल्यूर है जी। तो परिवार का जो रोल है ना, जो परिवार ने एक अच्छी मॉरल वैल्यूज बच्चे को दे रही हैं, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है जी। अगर आप देखें थोड़ा सा एक फनियर साइड पे अगर आप देखें तो यूरोप और अमेरिका में एक थेरेपी होती है, साइकियाट्रिस्ट प्रोवाइड करते हैं डिप्रेशन के लिए और काफ़ी सारी साइकियाट्रिक इलनेस के लिए। उसे कहा जाता है डंकी थेरेपी। व्हाट दे से कि भी आप डंकी, वहाँ डंकी के फार्म्स होते हैं कि आप वहाँ जाएं और उनके साथ थोड़ी समय बिताएं, उन्हें चारा खिलाएं, उनके साथ बात करें, जस्ट टू फील गुड। अब उनकी मजबूरी है क्योंकि उनके पास परिवार नाम की चीज़ ही नहीं है। अब हमारे पास इतना सशक्त परिवार का एक इंस्टीट्यूशन है जो क्रैम्बल करता जा रहा है। तो हम अभी ऐसी पोजीशन में पहुंचते जा रहे हैं जहां साइंटिफिकली हम वैसी सोसाइटी अभी बने नहीं और एथिकली जो हम थे वो हम रहे नहीं। तो बीच की जो स्टेज है ना, इसमें बच्चा बहुत कंफ्यूज है। उसके बहुत सारे सवाल होते हैं जो वो सोशल मीडिया से या अपने इर्द गिर्द देखता है। अब आप कल्पना कीजिए कि आज एक बच्चे ने देखा कि उसका दोस्त जो है वो कोई टैबलेट खा रहा है जो उसको लगा कि पता नहीं क्यों खा रहा है, नशे की हो सकती है। अब वो सवाल आके अपने पेरेंट्स से पूछना चाहता है और दोनों पेरेंट्स जो है अपना सर झुका के फ़ोन में लगे हुए हैं और बच्चे की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। अब बच्चा फिर उस सवाल को किससे पूछेगा? वो अब उसी के जैसे किसी दूसरे से पूछ लेगा और फिर उसको कैसा जवाब मिलता है वो कहा नहीं जा सकता और वहाँ से वो स्लिप करना शुरू करेगा। और अक्सर वो जब तक पेरेंट्स जागते हैं बच्चा बहुत दूर निकल चुका होता है। तो फैमिली को जो सबसे बड़ी चीज़ है ना कि बच्चे के साथ समय बिताने का कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है।
पेरेंट्स लेक्चर देने के बाद खुद वो व्यवहार करके नहीं दिखाते, जी। है ना। बच्चे से मोबाइल छीन लेते हैं और अपना ऑन कर लेते हैं। बच्चों को कहते हैं कि तू गुस्सा मत किया कर, और ये बात भी चिल्ला के कहते हैं, जी। तो बच्चा उसको ग्रिप कैसे करेगा। और एक और चीज़ होती है कि जो जितना सोसाइटी इंडिविजुअलिस्टिक होने की तरफ जा रही है ना, तो ये पैराडाइम्स होते हैं सोसाइटी के, वो बदलते रहते हैं। कभी सोसाइटी कोलैबोरेटिव उसकी तरफ जाती है, कभी इंडिविजुअलिस्टिक की तरफ जाती है। तो इंडिविजुअलिस्टिक होने का एक बड़ा इम्पैक्ट ये आता है कि आप क्लूलेस हो जाते हैं कि आपकी ईगो आपको किसी और के सामने जाके अपने आप को व्यक्त करने की इच्छा ही नहीं होती। जी। आपको लगता है कि किसी से अपनी प्रॉब्लम कहना नीचे होने जैसा है। जबकि इससे अगर आप 20 साल पहले 25 साल पहले का आप समय देखोगे, तो गली में अगर मान लीजिए मैं कोई शरारत कर रहा हूँ, तो पड़ोस के या दूसरी गली के कोई अंकल गुजर रहे हैं तो वो भी कुछ कह देंगे, जी। कह देंगे, और मैं सिर झुका के सुन भी लूंगा, मैं पलट के जवाब नहीं दूंगा। पर वो आज संभव नहीं है। नहीं। वो हक तो हमने सबसे छीन ही लिया, तो सबसे छीन लिया तो अब हमें ही वो निभाना पड़ेगा। उनसे छीन लिया और खुद कर नहीं रहे, जी। तो फिर हमने किसके लिए छोड़ दिया। ठीक है, तो सोसाइटी का और ख़ासतौर पर फैमिली का जो बिखरना है ना, वो बच्चे को बिल्कुल ऐसी जगह पहुंचा देता है जहां वो क्लूलेस है। उसके आगे फिर किस्मत पे बात है कि वो किस तरफ जा सकता। ठीक है सर। सर, लोग अक्सर कहते हैं थोड़ा बहुत नशा करना नुकसान नहीं करता, क्या ये सच है? जी देखिए, जैसे हमने अभी बात की थी कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो भ्रामक हैं, जो मिथ्स हैं, जो सोसाइटी में कुछ तो वैसे ही फैली हुई हैं और कुछ को मैं समझता हूँ शायद जानबूझ के फैलाया गया। जैसे यही बात जो आपने कही कि थोड़ा नशा कर लेना, अब आपको सुनने को मिलेगा कि मैं मंगलवार और वीरवार को नहीं पीता। आपको सुनने को मिलेगा कि जी मैं तो बहुत अच्छी डाइट ले लेता हूँ साथ में। कुछ लोग सोचते हैं कि शराब के साथ काजू खा लिया तो शराब नुकसान नहीं करेगी। कुछ सोचते हैं कि बहुत अच्छे ब्रांड की पी ली तो नुकसान नहीं करेगी, है ना। कुछ सोचते हैं कि बिना सोडे की पी ली तो नुकसान नहीं करेगी। तो ये सारी चीज़ें मिथ हैं, क्योंकि जो असल देखिए, एक आप एग्जाम्पल मान लीजिए कि अगर हमारे पास कोई 20,000 लीटर या 20,000 गैलन भरा हुआ गंगा जल का ड्रम है और उसमें हम एक बूंद गंदे पानी की डाल देते हैं, तो वो फिर वो एक बूंद गंगा जल गंदा नहीं होता, वो सारा ड्रम हो जाता है। जी। तो नशे की कोई भी जो मात्रा होगी ना, वो आपके शरीर के साथ वैसा ही व्यवहार करेगी, जी। है ना। और अगेन जो मैं आपको बात कह रहा हूँ कि नशा, आप ये मत सोचिए कि पदार्थ है, उसकी मात्रा है। नशा है आपकी वो मानसिक स्थिति जहाँ आप ना नहीं कह पा रहे। जी। और ना कहना, जहाँ एक ड्रिंक के लिए जितना आपको दम लगना है उतना ही 10 के लिए लगना है। जी। तो अगर आपको एक बार वो ना कहने की आपकी शक्ति खत्म हो गई, तो मात्रा तो कब कम से बढ़ जाएगी वो आप नहीं कह सकते। ठीक है सर। नशे की जो बीमारी है ना, उसमें आपकी लड़ाई आप ही के साथ है। क्या होता है कि हमारे दिमाग में जो न्यूरॉन्स होते हैं, स्टिमुलस, बिहेवियर एंड रिवार्ड, ये 3 चीजें हैं। 40-45 साल पहले साइकेट्रिक ट्रीटमेंट के नाम पे भी मारपीट कर दी जाती थी, बांध के रख